नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि मैं कोई से भी रजिस्टर्ड इंसान नहीं हूं और इस चैनल पर दिखाए गए हुए जितने भी स्टॉक्स हैं वो सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पज से आपको बताए जा रहे हैं। इसका इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ही सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलेगा आपको सबसे अच्छी और ऑथेंटिक जानकारी, आपको जो आपको मदद करेगा इन्वेस्टिंग की जर्नी में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले और बड़ा क्वेश्चन जो अभी हो रहा है वो कल हुआ था, वो रिलायंस का जो एनुअल जनरल मीटिंग जो हुआ था यानी एजीएम हुआ था, उसमें मुकेश अंबानी ने बड़े बड़े दावे किए गए। ज़्यादातर आप देखे होंगे कि एआई एआई एआई, हर कोई जितने भी उनके बेटा या बेटा और बेटी जितनी भी आई थी, सब ने सिर्फ एआई एआई के बारे में बताया गया था। लेकिन आप एक चीज़ समझ लीजिए कि रिलायंस का एजीएम होने से पहले मार्केट जो है वो ऊपर जाता है और उसके बाद जो है अचानक से आप देखे होंगे कि रिलायंस 2% से धराशायी हुआ है। तो आप देखिए कि रिलायंस के जब एजीएम से पहले, ये बहुत सालों से ऐसा चल रहा है कि रिलायंस का एजीएम शुरू होते ही मार्केट और रिलायंस के स्टॉक्स जो हैं काफ़ी ऊपर चढ़ जाते हैं, और फिर जो क्या होता है, जैसे ही एजीएम ख़त्म होता है धड़ाम से जो है स्टॉक्स गिरना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए एजीएम ख़त्म हुआ और धड़ाम से नीचे हो गया। तो ये चीज़ें बहुत दिनों से चल रही है। ये ऐसा क्यों होता है ये तो भाई अब कोई बता पाएगा कि नहीं वो नहीं पता, लेकिन हम लोग तो नहीं बता सकते हैं क्या ऐसा क्या होता है। लेकिन पिछले 4-5 सालों से हम देख रहे हैं कि ये ऐसा हो रहा है कि एजीएम ख़त्म होते ही मार्केट से उनका शेयर नीचे की तरफ मूव कर जाता है। तो एक्चुअली में रिलायंस एजीएम में क्या सब बातें हुई इस पे चर्चा कर लेना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुकेश अंबानी जी ने बोला है कि 10% का जीडीपी ग्रोथ इंडिया को अगले 4 से 5 क्वार्टर में, यहाँ पे देखिए 4 से 5 को क्वार्टर में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि इंडिया कैन ग्रो 10% एनुअली, रेज पर कैपिटा इनकम। ये बोला है कि भाई इंडिया जो है 10% के जीडीपी ग्रोथ से कर सकता है। तो एक्चुअली में इस चीज़ कॉन्सेप्ट समझेंगे कि अगर 10% का जीडीपी ग्रोथ अगर होगा तो उसके लिए हमारे पास क्या सब होने चाहिए, तब 10% का जीडीपी ग्रोथ होगा। तो एक्चुअली में अब चलते हैं रिलायंस के एजीएम में, थोड़ा सी बातें करते हैं। तो देखिए इन्होंने सबसे बड़ी मुख्य पॉइंट बताते हैं कि मुख्य बात है कि उन्होंने जियो को बोला है कि जियो का आईपीओ लाएंगे फर्स्ट हाफ ऑफ 2026, यानी अगले कुछ महीनों में आप देखेंगे कि रिलायंस जियो का आईपीओ आएगा। जो हमको लगता है कि यहाँ पे ये बहुत हाव हंगामा होगा कि भाई इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ आ रहा है, ऐसे करके आएगा। बहुत सारे निवेशक जो हैं इसमें कूदेंगे। तो आईपीओ आने का मतलब हुआ कि मार्केट आगे थोड़ा सा अच्छा रहेगा, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनियां तो ऐसा हो नहीं सकता कि अपना आईपीओ सबसे लोएस्ट पॉइंट पे लाए। तो आगे वाले समय हो सकता है कि अच्छा आए। अब अगर अगले क्वार्टर में अगर अच्छा नहीं हुआ तो ये आईपीओ का डेट जो है वो आगे भी फिक्स अपडेट होगा या फिर आगे बढ़ जाएगा। तो वो आपको देखना होगा कि जब अगर मार्केट अच्छा होगा तभी रिलायंस का जियो का आईपीओ आएगा। जियो का आईपीओ आने से सबसे बड़ा जो खतरा होगा वो एयरटेल पे होगा कि मार्केट में क्या हो जाएगा कि 2 टेलीकॉम कंपनियां जो हैं एक साथ लिस्टेड हो। एयरटेल तो पहले से लिस्टेड है, जियो फिर बाद में अगर लिस्ट होती है तो एक कंपटीशन होगा। और देखते हैं कि अगर इंफ्रा और टेलीकॉम को अगर प्ले होगा तो उसके लिए निवेशकों के लिए 2 ऑप्शन जरूर होंगे, एक जियो, और जियो का जिस तरह से बढ़ रहा है अब देखिएगा कि धीरे धीरे प्राइस हाइक होगा। तो ये सब अब देखने वाली बात है कि और रिलायंस जियो क्यों ला रहे हैं अपना आईपीओ, क्या पैसा टेलीकॉम कंपनी में कम हो रहा है। देखिए टेलीकॉम कंपनियां जो होती हैं वो हाई इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। अगर आप ज़्यादा
ज़्यादा लगाइएगा तभी जाके होगा। तो उसको देखेंगे 10% का कि ग्रोथ कैसे हो सकता है। चलिए, तो ये तो बता दिए ना। तो जियो आईपीओ आ रहा है, और उनका जो एक और जो वर्टिकल्स है, जो रिटेल और एनर्जी ग्रोथ, रिटेल और एनर्जी सेक्टर है, इसमें उन्होंने बोला है कि भाई हम जो है कंटिन्यू है अपने जो प्रीवियस ग्रोथ है उसमें कंटिन्यू करेंगे। जो लेकिन ये ऑयल का बिजनेस जो है यही रिलायंस को पीछे की तरफ धकेलता है, क्योंकि ये भी काफ़ी हाई इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, और इसमें प्राइस फ्लक्चुएशन, ग्लोबल ऑयल का प्राइस से बहुत इम्पैक्ट करता है। जिसमें उन्होंने उनके बेटे ने बताया कि हम जो है केजी बेसिन में कुछ नए वेल जो है और खुदेंगे, जो कुआं होते हैं और ऑयल के एक्सप्लोरेशन का वो काम करेंगे। धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। तो ऑयल बिजनेस जो है ये थोड़ा सा रिलायंस का डाउनग्रेडेड बिजनेस है। और तीसरी बात जो उन्होंने बोला है कि हम जो है एआई का इस्तेमाल करेंगे। तो आप यहाँ पे देखे होंगे कि जितने भी उनके बेटा बेटी आए थे वो सब सिर्फ एआई, हम यहाँ पे एआई कर रहे हैं, ये एआई इसमें कर रहे हैं। तो एआई के साथ पार्टनरशिप हो रहा है ओपन एआई। इंडिया के हर एक लोगों के लिए एआई फ्री होगा, पता नहीं क्या करने। लेकिन उन्होंने मेटा और गूगल के साथ कोलैबोरेशन करके जामनगर में एक डेटा सेंटर खोलेंगे, जहाँ पे उन्होंने बताया कि वो डेटा सेंटर होगा। और हम लोग, आप लोग जो पीसी का यूज कर रहे हैं, अब सिर्फ अगर जियो पीसी आप अगर अपने टीवी में डालते हैं या फिर किसी भी डिवाइस में डालते हैं, सिर्फ आपको एक कीबोर्ड कनेक्ट करने की ज़रूरत है। उसके बाद वो क्या हो जाएगा, एक पीसी में कन्वर्ट हो जाएगा, और आप जो है उसको अपना आनंद ले सकते हैं पीसी का। तो देखिए, और जो स्टोरेज होगा, स्टोरेज वो ही जामनगर के डाटा सेंटर में स्टोर होगा। आप अपने पैसा बढ़ाते जाइए, कितना का स्टोरेज खरीदना है। तो इस तरह से अलग अलग आप वेरिएशन मिलेगा। तो अलग अलग तरीका से पैसा कमाने के लिए रिलायंस जियो ने अपना प्लान बता दिया है कि वो एक फ्रेम भी ला रहे हैं जो चश्मा की तरह दिखेगा, और आप अपने ब्यूटीफुल मोमेंट्स, हर चीज़, पढ़ाई लिखाई जो भी है वो इसमें कर सकते हैं। तो ये सब है रिलायंस एजीएम का जो इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स हैं वो बता दिए। लेकिन आप मेन बात वही है कि रिलायंस एजीएम के बाद हमेशा इसके स्टॉक जो है नीचे की तरफ मूव करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात है कि उन्होंने डिविडेंड का ऐलान किया है, लगभग 5 रुपये के आसपास है शायद डिविडेंड जो मिलेगा। तो ये सब तो है ही। तो लेकिन अब आते हैं अपने सबसे बड़े टॉपिक जो है, इंडिया का जीडीपी जो है वो उन्होंने बोला है कि 10% से ग्रोथ करेगा। तो इसके बाद जो है इंडिया का इस क्वार्टर का जीडीपी आया है जो कि 7.8% बताया जा रहा है। 7.8 किस तरह से दिख रहा है, कैसे बढ़ रहा है कोई नहीं। अब जहाँ देखिएगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, एशियन पेंट हो गई, मेरिको हो गई, ये 2% का वॉल्यूम ग्रोथ कर रही है। यानी जो कंजम्पशन है इंडिया का वो ही स्लो है। तो जो इस चीज़ को बताया जाए, इस चीज़ को कौन बताया कि कंजम्पशन स्लो है, आप यहाँ पे देखिए कि मोदी गवर्नमेंट ने जो जीएसटी का जो बोले कि हम फ्रेम करेंगे, जीएसटी रेट फिर से फ्रेम करेंगे। तो इसका मतलब यही हुआ कि कहीं ना कहीं कंजम्पशन कम था, जिसके कारण जीएसटी का फ्रेम करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं जीएसटी का रेट जो पहले लगाया गया था वो गड़बड़ था। जो 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ थे, जिसके कारण क्या करें, इस पर फिर से सुधार करने की कोशिश किया जा रहा है। तो कंजम्पशन कम है, इसीलिए आप जीएसटी कट कर रहे हैं। और दूसरी बात, आप फिर बोल रहे हैं कि हम जो है 7.8% से ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये सब पचने वाली बात नहीं है कि 7.8%। आप देखिए क्या होता है कि कैलकुलेशन को ट्विच करने के बाद आपको कुछ से कुछ पता चल जाएगा कि 7%, 8%, जैसे कि चाइना भी क्या करता था कि हम जो हमारा ग्रोथ 10% है अपन, लेकिन इसका रियल जीडीपी ग्रोथ 2 से 3% के आसपास ही हुआ करता था। इसी तरह इंडिया भी अब धीरे धीरे अपने कैलकुलेशन को थोड़ा सा चेंज कर गया होगा, जिसके कारण 7.8%। क्योंकि आप अपने स्टॉक्स और अपने कंजम्पशन को देखिएगा तो आपको रियलिटी पता चलेगा कि 7.8% तो नहीं लगता है। अब आपको 6.4 बोल रहे थे, अब 7.8 हो गया है। पता नहीं क्या है नहीं है, वो तो धीरे धीरे समय ही बताएगा। जिसमें उन्होंने बताया है कि सर्विस सेक्टर का ग्रोथ जो है सबसे ज़्यादा है,
3% का ग्रोथ बताया जा रहा था। तो है भी थोड़ा होटल इंडस्ट्रीज वो कोविड के बाद अच्छा हुआ, जितने सर्विस सेक्टर हैं जैसे होटल्स हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गए, फाइनेंस हो गया और ट्रेड हो गया, जितने सर्विस, तो ये सब में ग्रोथ देखा जा रहा है। डिग्रोथ जो है यूटिलिटी में है, जैसे कि एनर्जी, ये सब में डिग्रोथ है। तो एग्रीकल्चर ग्रोथ सिर्फ 3 से 4% है। तो चीज़ें आपको समझनी होगी कि 7.8% का ग्रोथ फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा है। और दूसरी बात उन्होंने बोला है कि इंडिया का जो ग्रोथ है 10% होगा जीडीपी। तो 10% का मतलब समझ रहे हैं कि अगर मान लीजिए इंडिया का इकोनॉमी 5 ट्रिलियन का है अभी, ठीक है, समझिए यहाँ पे 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, तो 10% जीडीपी ग्रोथ होगा तो कितना हो जाएगा, 500 बिलियन, ये ग्रोथ होगा 500 बिलियन। तो अभी जो है एक कंसेप्ट आप समझिए, ICOR यानी इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग रेशियो इसको बोलते हैं, इंक्रीमेंटल। देखिए ICOR यहाँ पे बताते हैं, ICOR क्या होता है, देखिए यहाँ पे ICOR, यहाँ पे देखिए ICOR होता है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो इसका मतलब होता है कि आप कितना पैसा लगाने के बाद आपको कितना आउटपुट आता है। तो यानी इंडिया का जो इंक्रीमेंटल कैपिटल है ICOR वो है 5, ठीक है। यानी कि आप यदि 4.8 के आसपास है, लेकिन मान लेते हैं कि 5 है, तो $5 लगाने के बाद आपको क्या मिलता है आउटपुट में, सिर्फ $1 मिलता है। तो इंडिया का इंक्रीमेंटल कैपिटल कितना है, कैपिटल रेशियो कितना है, 5 है। इसका मतलब देखिए ICOR जो है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप जितना आपका ICOR कम होगा तो यानी आपकी इकोनॉमी उतनी ज़्यादा इफ़िशियंट है, यानी वहाँ पे करप्शन नहीं है, और जो थोड़ा सा क्या बोलते हैं इफ़िशियंसी ज़्यादा है उसकी इकोनॉमी की। मतलब कि अगर $3 लगाने पर ही आपको $1 फ़ायदा हो रहा है। अगर आपका इकोनॉमी थोड़ा सा गड़बड़ है, यानी करप्शन ज़्यादा है, इफ़िशियंसी कम है, तो आपका ICOR क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है कि 5 अगर इंडिया का 5 है तो $5 लगाने के बाद आपको क्या मिलेगा, $1 का आउटपुट मिलेगा। तो अब यहाँ पे आ जाता है कि हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की है, तो 10% जीडीपी होगा, 10% जीडीपी ग्रोथ होगा, तो 500 बिलियन का हो जाएगा, ठीक है, आउटपुट होगा। यहाँ पर समझ रहे हैं ना, 500 बिलियन। अब देखिए कि 500 बिलियन आउटपुट निकालने के लिए इनपुट कितना चाहिए, तो देखिए 5 का 1 होता है, तो 1 का 5 होगा, यानी 2500 बिलियन होगा, ठीक है। 2500 बिलियन क्या हो जाएगा, आपको पैसा लगाना होगा। अब 2500 बिलियन यानी कितना होता है, 2.5 ट्रिलियन होता है, ठीक है। 2.5 ट्रिलियन यानी आपकी इकोनॉमी कितनी है, 5 ट्रिलियन है, और आप जो है 10% ग्रोथ करने के लिए लगा रहे हैं कितना, 2.5 ट्रिलियन। तो अपना 50% का जो पैसा है, जो इंडिया का पैसा 5 ट्रिलियन है, जो कि अपना 50% 2.5 ट्रिलियन है, तो 2.5 ट्रिलियन 50% हो जाता है। तो आप कभी भी अपनी इकोनॉमी का 50% किसी एक सेक्टर में नहीं लगा सकते हैं। उतना 50% अगर किसी एक सेक्टर या किसी एक ही चीज़ में लगाइएगा तो आपका एफिशिएंसी और घट जाएगा, और बाकी सबों के लिए, और बाकी जितने भी सेक्टर हैं उसके लिए आपके पास पैसा बचेगा ही नहीं। तो कभी भी जो इंडिया है 10% का जीडीपी ग्रोथ खुद के पैसे से नहीं कर सकता है, इसके लिए बाहर से पैसा लेना ही होगा। इसके लिए अमेरिका और जापान हो गए, ये सब कंपनी, ऐसे देशों से आपको पैसा लेना होगा, IMF हो गया, इससे पैसा लेना होगा। तो ये 10% जो मुकेश अंबानी ने बोला है कि 10% ग्लोबली जो हम लोग राइज करेंगे, एक्चुअली में ये खुद के पैसे से नहीं हो सकता जब तक आपको कोई विदेशी फंडिंग ना मिले। तो यदि आपको मेरा ये ICOR का कंसेप्ट आपको समझ में आया तो चैनल को ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।